दोस्तों स्टॉक मार्केट का हमेशा से एक सिंपल रूल रहा है कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कभी भी किसी के कहने पर नहीं करनी चाहिए। रैदर खुद की स्टडी, खुद का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। हम सबके पास एक आइडल मनी रखी होती है जिसे हम सोचते हैं कि किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करके एक एक्स्ट्रा इनकम कमाई जाए या एक वेल्थ एक्यूमुलेट की जाए। और उसके लिए ज़रूरी होता है एक प्रॉपर एनालिसिस। एनालिसिस क्यों ज़रूरी होता है दोस्तों? जब हम किसी बंदे को अपना पैसा उधार देते हैं तो हम सब कुछ देखते हैं कि उस बंदे की नीयत कैसी है, उसका नेचर कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसकी फाइनेंशियल वाइबिलिटी है या नहीं, ताकि वो पैसा टाइम से वापस कर देगा या नहीं देगा। सेम वे में अगर किसी हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसी तरीके के एनालिसिस करना होता है कि वो स्टॉक हमें एक अच्छी रिटर्न देकर जाएगा या नहीं देकर जाएगा और हमारा पैसा सेफ है या नहीं है। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो ज़रूरी होते हैं किसी स्टॉक को लेने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सी अरविंद गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी और आपका फाइनेंशियल ज्ञान बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों आज हम ऐसी 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, एनालिसिस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टॉक को लेते वक्त। फर्स्ट इज मैनेजमेंट एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस, इंडस्ट्री नॉलेज, फंडामेंटल एनालिसिस एंड लास्ट इज कन्विक्शन। आइए इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज मैनेजमेंट एनालिसिस। दोस्तों मैनेजमेंट एनालिसिस का मतलब है उसकी मैनेजमेंट के बारे में जानना, क्योंकि मैनेजमेंट जितनी ट्रांसपेरेंट होगी उतना ही शेयर होल्डर्स को हमेशा बेनिफिट होगा और शेयर होल्डर्स उतना ही हमेशा संतुष्ट रहेंगे। क्योंकि अगर मैनेजमेंट आपकी स्ट्रॉन्ग है और जो मैनेजमेंट हमेशा शेयर होल्डर्स के बारे में सोच रही है कंपनी के साथ साथ, इट मीन्स आपका पैसा हमेशा सेफ है और आपकी ग्रोथ के बारे में वो मैनेजमेंट सोच रही है। फॉर एग्जाम्पल गीतांजलि जेम्स, मिस्टर मेहुल चोकसी, ही रैन अवे। वो यहाँ से चले गए क्योंकि उनके ऊपर कुछ एलिगेशन थी और गीतांजलि जेम्स का शेयर बैठ गया। उन्होंने ना कंपनी के बारे में सोचा ना शेयर होल्डर्स के बारे में सोचा। तो दोस्तों आपको हमेशा ऐसी मैनेजमेंट, ऐसी टॉप मैनेजमेंट देखनी है जो हमेशा कंपनी के बारे में सोचे और अपने शेयर होल्डर्स के बारे में सोचे, जो हमेशा एकदम स्ट्रिक्ट रहे अगर कुछ भी होता है और वो शेयर होल्डर्स को अपडेट करता रहे कि आपका पैसा सुरक्षित है और हम आपको अच्छी रिटर्न्स कमा कर देंगे। तो ये मैनेजमेंट एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं मैनेजमेंट के बारे में? उसके बारे में हम ऐसे जान सकते हैं। फर्स्ट इज DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट है यह IPO के टाइम पे लॉन्च होता है, इशू होता है। इसके अंदर मैनेजमेंट के बारे में प्रॉपर एनालिसिस दिया होता है कि मैनेजमेंट का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो क्या करते हैं, उनका विजन क्या है और उनके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस दिया होता है। अगर आप गूगल पर टाइप करेंगे कंपनी का नाम और साथ में DRHP तो वो डॉक्यूमेंट आपके सामने निकल कर आ जाएगा और उसके बारे में आप कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं, उनकी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं। सेकेंड इज न्यूज़पेपर, इंटरनेट, गूगल। आप इस पे जाकर मैनेजमेंट के बारे में रीड कर सकते हैं कि मैनेजमेंट में, टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन लोग हैं और उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और उनका विजन्स क्या है। अनदर इज अर्निंग कॉल। दोस्तों आप अर्निंग कॉल सुनिए। अर्निंग कॉल्स कौन कॉल होती हैं? जो हर क्वार्टरली एक कंपनी की जाती हैं मार्केट में, जिसको काफ़ी शेयर होल्डर्स, काफ़ी इन्वेस्टर्स अटेंड करते हैं। इसमें अलग अलग लोग इन्वेस्टर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी से क्वेश्चंस पूछते हैं कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, कंपनी के बिजनेस के बारे में वो जानना चाहते हैं और कंपनी की मैनेजमेंट उन चीज़ों को आंसर करती है। तो आपको ये देखना है पास्ट की अर्निंग कॉल्स और प्रेजेंट की अर्निंग कॉल्स देखकर कि मैनेजमेंट जो कह रही है वो कर रही है या नहीं कर रही है, वो ट्रांसपेरेंट है या नहीं है। क्योंकि हमेशा कौन कॉल में देखा जाता है वॉक द टॉक, मतलब जो कहा वो किया या नहीं किया। दैट इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट टू नो दी मैनेजमेंट। अगर कुछ मैनेजमेंट ऐसी है जो कहती है कि हम 2 साल बाद ये प्लांट लगाएंगे या हम ये ग्रोथ प्रोस्पेक्टस हैं और उसके बारे में फिर 2 साल बाद बात ही नहीं करती है अपनी अर्निंग कॉल्स में या कॉन कॉल में, इट मीन्स मैनेजमेंट इज़ रनिंग अवे जो उन्होंने पास्ट में कहा था और अपने विजन को लेके वो खुद भी क्लियर नहीं है। तो आपको अर्निंग कॉल से, कॉन कॉल से पता चलता है कि मैनेजमेंट की थिंकिंग क्या है, उनका विजन क्या है और वो कितनी ट्रांसपेरेंट है। आप एनुअल रिपोर्ट्स पढ़िए कंपनी की। एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर एक मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस का एक कॉलम होता है, उसके अंदर डिटेल्ड एनालिसिस दी होती है कि कंपनी क्या करती है, उस मैनेजमेंट क्या सोचती है, मैनेजमेंट का प्रॉपर एनालिसिस उसके बारे में दिया होता है।
दोस्तों मैनेजमेंट एनालिसिस क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है और कितनी पुरानी है, क्योंकि जितनी पुरानी आपकी टॉप मैनेजमेंट होगी उतनी ही कंपनी स्ट्रॉन्ग होगी। अगर किसी कंपनी की मैनेजमेंट बार बार चेंज हो रही है, इट मीन्स कंपनी का विजन चेंज हो रहा है, क्योंकि हर एक इंसान का एक विजन होता है जो वो कंपनी पे अप्लाई करता है और उसी विजन से शेयर होल्डर्स को एक रिटर्न मिलती है। अगर उसकी शेयर होल्डिंग आप उसकी अगर मैनेजमेंट बार बार चेंज हो रही है, इट मीन्स कि उसका विजन चेंज हो रहा है। तो जितनी पुरानी मैनेजमेंट होगी, जितनी अच्छी मैनेजमेंट होगी, उतनी ही कंपनी ग्रो करेगी और उतना ही कंपनी प्रॉफिट कमा कर देगी। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल ले लीजिए यस बैंक, DHFL का, सत्यम का। उनकी मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी एलिगेशंस लगे, उनकी मैनेजमेंट स्टेप डाउन हो गई, तो आपने देखा कि उनकी शेयर प्राइस एकदम ऊपर से काफ़ी नीचे गिर गए। तो और सेकंड है, दूसरी तरफ है टाटा, इन्फोसिस, डीमार्ट जैसी कंपनीज जिनकी मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कभी कोई एलिगेशंस नहीं लगे, हमेशा उनका विजन स्ट्रॉन्ग रहा है, हमेशा उनके फ्यूचर के जो प्रोस्पेक्टस हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे हैं और वो हमेशा कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोचते रहे, कंपनी को ऊपर लेकर गए और अपने शेयर होल्डर्स को हमेशा एक अच्छी रिटर्न देकर गए। तो दोस्तों जितनी अच्छी स्टेबल मैनेजमेंट होगी और जितनी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट होगी, उतनी ही कंपनी के ग्रोथ के प्रोस्पेक्टस अच्छे होंगे और वो एक अच्छी रिटर्न देकर जाएगी। अनदर इज बिजनेस एनालिसिस। दोस्तों आपको जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, उस कंपनी के बिजनेस के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि कंपनी करती क्या है, किस प्रोडक्ट्स में है, क्या वो मैन्युफैक्चर करती है, उसके कॉम्पिटिटर कौन कौन हैं, उसके कस्टमर्स कौन से हैं और कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है। दोस्तों जब तक आपको उस कंपनी की बिजनेस की नॉलेज नहीं होगी तो तब तक उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बेकार रहेगा। रीज़न उसका ये है क्योंकि आपको जब भी आप मार्केट में कोई न्यूज़ पढ़ेंगे कि कुछ चेंजेस हो गए हैं, लेट्स से क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए हैं या किसी चीज़ के प्राइस कम हो गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी कंपनी जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो एग्जैक्टली क्या मैन्युफैक्चर करती है और उसका रॉ मटेरियल क्या है, किस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्टस कैसे हैं उन प्रोडक्ट्स के, और क्या वो कंपनी फ्यूचर की जो चीज़ें हैं उसको अडॉप्ट कर रही है या नहीं कर पा रही है। इसे बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं नोकिया का। नोकिया आप सबको पता है घर घर में था, हर शॉप पर था, हर बंदे के पास था। क्यों था? क्योंकि इसकी काफ़ी अच्छी मार्केट थी, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स थे। बट वो क्यों नीचे गिरा? क्योंकि वो फ्यूचर को अडॉप्ट नहीं कर पाया, यानी कि एंड्रॉयड को। जब एंड्रॉयड आया तो नोकिया ने उसे अडॉप्ट करने से मना कर दिया और सैमसंग ने उसे अडॉप्ट करा। विद इन अ ईयर नोकिया का जो मार्केट प्रेजेंस थी वो पूरी की पूरी नीचे गिर गई और सैमसंग वाज द मार्केट लीडर इन दैट टाइम। अभी ठीक है, काफ़ी और मोबाइल कंपनीज आ गई हैं, बट नोकिया का नामो निशान यहाँ से मिट चुका है। बहुत ही एक दो उसके मोबाइल फ़ोन आते हैं। तो आपको ये देखना है कि जो फ्यूचर के जो चेंजेस आने वाले हैं वो जो आपकी कंपनी है, जो आपका स्टॉक है, वो उसे अडॉप्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो जैसे आज के टाइम में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं, तो आपको अब ये देखना है कि कौन सी कंपनी ऑटो सेक्टर की इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को अडॉप्ट करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, पास्ट में कंपनी ने अच्छा किया, लेट से मारुति अभी भी अच्छा कर रही है और पास्ट में उन्होंने बहुत अच्छा किया, काफ़ी गाड़ियाँ बेची, काफ़ी गाड़ियाँ सोल्ड की और हम सब ने उनकी गाड़ियाँ यूज़ करी, सब कुछ करा। अब लेट से कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में मारुति इतनी जल्दी नहीं आता है और बाकी कंपनीज आ जाती हैं, क्या कंपनी ग्रो करेगी? क्या कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा? मुश्किल है। तो दोस्तों हमेशा हमें ये ख्याल रखना है कि उस कंपनी की बिजनेस की नॉलेज प्रॉपर है हमें और उस कंपनी के फ्यूचर को हम ट्रैक कर रहे हैं, मार्केट में न्यूज़ के साथ देख रहे हैं कि उसकी एडोबिलिटी अच्छी है या नहीं है। अनदर इज फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आता है दोस्तों रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस मैं आप सभी को अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ, तो इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं इन अ डिटेल्ड एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के अंदर साथ साथ हमें फंडामेंटल एनालिसिस में देखना होता है कैश इन रिच। इसका मतलब है कि कंपनी कितना कैश जनरेट कर रही है, क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि कंपनी की सारी रेशियो अच्छी होती है, सब कुछ होता है, बट एट लास्ट कंपनी के पास कैश ही नहीं बच रहा होता। कैश होना बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपनी के पास, क्योंकि अगर कैश होगा कंपनी की बुक्स में तभी कोई भी कंपनी ग्रो करेगी और वो अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न देकर जाएगी। अनदर इज इंडस्ट्री नॉलेज। दोस्तों जैसे बिजनेस की नॉलेज ज़रूरी है, वैसे ही इंडस्ट्री की नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप किसी कंपनी का स्टॉक पिक कर रहे हैं तो आपको उसकी इंडस्ट्री की नॉलेज लेके रखनी बहुत ज़रूरी है कि आप क्या वो कंपनी
साइक्लिक प्रोडक्ट्स में है, नॉन साइक्लिक प्रोडक्ट्स में है। फॉर एग्जांपल जैसे मेटल, मेटल इज अ साइक्लिक प्रोडक्ट, और ऐसे काफ़ी कंपनीज हैं जो नॉन साइक्लिक होती हैं। फॉर एग्जांपल अगेन हम एयरलाइंस का एग्जांपल ले लेते हैं, इंडिगो का। इंडो इज अ नॉन साइक्लिक, आपकी एयरलाइंस उड़ती ही रहेंगी हमेशा, सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, कुछ भी है, एनी वेदर एयरलाइंस उड़ती रहेंगी। अगर वहीं हम एग्रीकल्चर की बात करें, इट्स नॉन साइक्लिक। आपने देखा होगा एक मानसून का टाइम आता है, खेती बाड़ी का टाइम आता है, तब एग्रीकल्चर टॉप पे जाता है और फिर एक टाइम पे नीचे हो जाता है। तो आपको हमेशा उस इंडस्ट्री की नॉलेज रखनी है कि वो इंडस्ट्री क्या करती है, वो स्टॉक किस इंडस्ट्री का है, क्या करता है, कैसे वो इंडस्ट्री के हिसाब से चलता है, और उसके क्या उसके फंडामेंटल्स हैं। तो ये सब नॉलेज आपको होनी बहुत ज़रूरी है। अनदर इज लास्ट इज कन्विक्शन। दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये कन्विक्शन क्या चीज़ है। बिजनेस एनालाइज कर लिया, मैनेजमेंट कर लिया, फंडामेंटल कर लिया, टेक्निकल कर लिया, तो अब ये कन्विक्शन। दोस्तों कन्विक्शन होता है ट्रस्ट, मतलब गट फीलिंग, एक फेथ, एक भरोसा। मतलब आपने सब एनालाइज कर लिया, बट फिर भी आप कहते हो कि मुझे ये स्टॉक के ऊपर भरोसा नहीं है। भरोसा मतलब कन्विक्शन नहीं है कि ये कंपनी अच्छा करेगी या नहीं करेगी, बाकी ठीक है, बट मुझे कन्विक्शन नहीं है। कन्विक्शन क्यों ज़रूरी है और क्या होता है? कन्विक्शन होता है भरोसा कि आपने एनालाइज करने के बाद देखा कि ये कंपनी बहुत अच्छी करेगी और मुझे स्ट्रांगली फील है कि ये कंपनी लॉन्ग रन में बहुत अच्छा जाएगी और ये कहीं नहीं जाने वाली। उसे कहते हैं कन्विक्शन। कन्विक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही आपका एंट्री और एग्जिट डिसाइड करती है। फॉर एग्जांपल आपका अगर कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो हम एग्जांपल लेते हैं एमआरएफ का। तो 2009 और 2010 में जो एमआरएफ का शेयर प्राइस था वो था आपका 2500-3000 के आसपास, और आज के टाइम में जो एमआरएफ का शेयर प्राइस है वो 80,000 रुपीज़ है। तो दोस्तों अगर आपकी कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग थी, या जिन शेयर होल्डर्स की, जिन इन बंदों की कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग थी 2009-10 में कि एमआरएफ विल रन, क्योंकि फंडामेंटली और बिजनेस वाइज सब कुछ स्ट्रॉन्ग है और मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, उसको लॉन्ग रन में रखूँगा, तो उन्होंने आज के टाइम में एक मल्टी बैगर स्टॉक बन गया और एक अच्छी वेल्थ एक्यूमुलेट की होगी। और जिनकी कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं थी, जो 2500-3000 पे जिन्होंने स्टॉक लिया होगा और 10,000 होने के बाद उन्होंने बेच दिया होगा कि 3 to 4 टाइम्स रिटर्न हो गई है, काफ़ी है, मुझे नहीं पता इस कंपनी के बारे में कितना ऊपर जाएगा, तो लेट्स सेल इट। तो कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं थी और आप बाहर आ गए एंड आपने वो मौका कमा दिया 80-90 हज़ार रुपये वाला। और कन्विक्शन ही डिसाइड करती है आपकी वेल्थ एक्यूमुलेशन को लेकर। तो दोस्तों कन्विक्शन प्लस एनालिसिस लाइक मैनेजमेंट, बिजनेस, टेक्निकल, फंडामेंटल, ये दोनों मिलकर ही आपकी वेल्थ और आपकी रिटर्न्स के बारे में डिसाइड करते हैं। सिर्फ कन्विक्शन काम नहीं करते। आप सोचते हो कि चलो बाकी चीज़ें फिट नहीं बैठ रही है, बट मेरी कन्विक्शन है ये अच्छा जाएगा। फॉर एग्जांपल यस बैंक, लोगों ने 300 रुपये भी लिया, 350 पे लिया, 400 पे भी लिया, एलिगेशंस लगे, कंपनी की फाइनेंशियल्स के ऊपर डाउट्स उठे, कंपनी का शेयर प्राइस 150 रुपये पर आ गया। लोगों ने कहा कि नहीं, कन्विक्शन है, स्ट्रॉन्ग है, प्राइस फिर से उठेगा। क्यों उठेगा? मेरी कन्विक्शन है, बट कहीं कोई क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है। 250 रुपये पर आया, लोगों ने कहा कन्विक्शन है, इट इज़ गो अवे, मतलब काफ़ी और ऊपर जाएगा, बट वो इतना गिरा मैनेजमेंट पूरी हिलने के बाद कि वो 15 रुपये पे आ गया। और अभी भी कुछ लोगों की कन्विक्शन है कि वो शेयर प्राइस उठेगा। क्यों उठेगा? क्योंकि कन्विक्शन है सिर्फ। दोस्तों कन्विक्शन ही सिर्फ काम नहीं करती है, उसके साथ काम करता है आपका प्रॉपर एनालिसिस, और एनालिसिस के साथ आपका कन्विक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंट्री किसी स्टॉक को बाय करने का और एग्जिट किसी स्टॉक को सेल करने का, ये दोनों ही डिसाइड करती हैं आपकी इन सब चीज़ों के बाद। अगर ये चीज़ें आपकी मीट कर रही हैं तो आप हमेशा लॉन्ग रन में शेयर के साथ बने रहेंगे और आप एक अच्छी रिटर्न्स कमा पाएंगे। तो दोस्तों जब भी आप एनालाइज करें तो कन्विक्शन भी बिल्डअप करें, एक ट्रस्ट बिल्डअप करें उस शेयर्स के साथ, क्योंकि शेयर जब भागते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब गिरते हैं तो आप जल्दी से उसको बेचने की तरफ आ जाते हैं। और उसका बेचने का सिर्फ एक ही रीज़न होता है। जैसे लोगों ने टाटा मोटर्स को बेचा जब वो 500 रुपये से 80 रुपये पे आया कि ये कंपनी बेकार है यार, इसको बेच देना चाहिए। क्यों बेच देना चाहिए? शेयर प्राइस गिर गया। क्या मैनेजमेंट हिली है? नहीं। क्या रेशियो एनालिसिस में कुछ गड़बड़ी हुई है? नहीं। हाँ, कुछ उनके सेगमेंट्स में कुछ कहीं लॉसेस इनकर हुए थे रॉयल एनफील्ड में और कुछ एक सेगमेंट्स में, जिसकी वजह से उसका शेयर प्राइस नीचे गिर गया था। बट अगर जिन शेयर होल्डर्स की कन्विक्शन अच्छी थी मैनेजमेंट को लेकर, शेयर प्राइस को लेकर, कंपनी को लेकर, तो आज वो एक अच्छा
वापस से प्रॉफिट कमा रहे हैं क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस वापस से 300 रुपये पे आ गया। तो दोस्तों कन्विक्शन ही आपको मेंटेन करती है। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे सारे कि इतना सब एनालाइज करना पड़ेगा एक स्टॉक को बाय करने के लिए। दोस्तों बात एक स्टॉक को बाय करने की नहीं है, खरीदने की नहीं है, तो बात है आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करने की। तो आपको अपना पैसा हमेशा इन्वेस्ट करते वक्त ये सब एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों पैसा किसी और का नहीं है, पैसा आपका है। तो एनालाइज कोई और नहीं करेगा आपके बिहाफ पर, एनालाइज आपको ही करना पड़ेगा। सारी की सारी स्टडी आपको खुद करनी पड़ेगी, जिससे आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, एक कन्विक्शन बिल्डअप होगा और आप स्ट्रांगली उस स्टॉक में बने रहेंगे और एक अच्छी रिटर्न और एक अच्छा वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाएंगे। आई होप दोस्तों आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए एंड डेफिनेटली वी विल आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू।